नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस से। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ आज लेके आया हूँ सीटी के जो फर्स्ट पेपर का अपन ने कल सॉल्यूशन करा था। आज मैं सेकंड पेपर का सॉल्यूशन करके बताऊंगा, जिसमें हम केवल मैथ्स का पोर्शन ले रहे हैं और एक एक करके क्वेश्चन अपन लेके। अब देखो, सबसे पहले अपन आज का सुविचार देख लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं। बोला है कि सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, जबकि फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही आपकी असली काबिलियत है। तो हमेशा कभी भी फैसला सही नहीं होता, लेकिन उसे सही मुकाम पे पहुंचाना वो ही अपना सही फैसला होता है। तो इसलिए लगातार जो भी आपको परिस्थितियां मिली हैं, उसको लगातार उसमें मेहनत करे, काम करे, वो निश्चय ही आपका फैसला अपने आप बदल जाएगा और आपका फैसला सही साबित हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, आपको दिया गया कि दो संख्याएं हैं जिसमें अनुपात है 4:5। क्या दिया है? 4:5। इसमें क्या जोड़े कि ये 5:6 हो जाए। क्या जोड़े कि ये 5:6 हो जाए। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। मैंने एक अपना तरीका बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा इजीली हो जाएगा। 4:5 है और 5:6 है। अब देखो, जैसे मैं पहला ऑप्शन लूं यहाँ पर, अगर 4 में 1 जोड़ू तो कितना हो जाएगा? 5। 5 में 1 जोड़ू तो कितना हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब पहले ऑप्शन से मेरे बात बन रही है। अगर मैं मान लो दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मैं? दूसरा ऑप्शन ले लेता हूँ। जैसे मान लो 2 ले लिया मैंने। अब देखो, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। अब देखो, 6 और 7 में कभी 5 और 6 का अनुपात नहीं बनेगा, तो इसमें आप बाकी के ऑप्शन लेके भी देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपके पहले ऑप्शन से सिद्ध हो रहा है कि यहाँ केवल अपन 1 जोड़ेंगे तो ये अनुपात चेंज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपकी पहला। अगर आप इसको मेथड से करना चाहो तो वो भी बता देता हूं मैं। पहला है 4x, दूसरा है आपके 5x। दोनों में क्या जोड़े? दोनों में क्या जोड़े कि ये हो जाए 5:6। कितने हो जाए? 5:6। अब देखो, यहाँ क्या करोगे? इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करो। 6 को 4 से गुणा करोगे तो 24x प्लस 6a बराबर 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 प्लस 5a। तो यहां से देखो, 24 को आप इधर लेके जाओगे, घटाओगे तो यहां बचेगा केवल आपके x। क्या बचेगा? और 6 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके? a। कितना बचेगा? तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास? 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जितना x है उतना ही क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। अगर मैंने x 1 माना तो a भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आपके आंसर किससे बैठ रहा है? 1 से। अब देखो, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्या बोला कि 1 लीटर का कितना परसेंट? 200 ml है। कैसे करते हैं? ऊपर रखो 200। अब देखो, 200 ml है और 1 लीटर है। लीटर को भी मैं ml में बढ़ाऊं तो कितने हो जाएंगे? 1000 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा? केवल 20%। कितना बचा आपके? 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 20%। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए कॉमन है। पूछा है कि चारों में से कौन सा भिन्न है। चारों में से कौन सा भिन्न है? पहला ऑप्शन है शंकु, फिर है वृत्त, फिर त्रिभुज और फिर वर्ग। देखो, ये जो आकृति है ये होती है आपके 3D। कौन सी होती है? ये होता है आपके 2D। ये होता है आपके 2D और ये होते हैं आपके 2D। मतलब जिसमें केवल 2 दिशाएं होती है उसको तो बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशन, 2 दिशाएं। जिसमें 3 होती है उसको बोलते हैं अपन 3D। तो इसी प्रकार से आपके सबसे अलग कौन हुआ? शंकु। तो ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। यदि जीवित जन्मे शिशुओं की जनसंख्या 85,000 है तो जन्म दर बताइए। अब देखो, इस क्वेश्चन के लिए आपको जन्म दर का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? जीवित शिशुओं की संख्या बटा कुल जनसंख्या इंटू
कभी भी ध्यान रखना, जन्म दर और मृत्यु दर हमेशा 1000 पे देखी जाती है। किस पे देखी जाती है? ऐसे नहीं कि हम परसेंटेज की तरह यहाँ 100 लगा दे। अब देखो कितने बच्चे हैं, 85,000, तो 85 के आगे कितने लगा दो, 1 2 3। कुल जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़, तो एक क्या है, कितने जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, और इंटू में क्या लगा दो, 1000, क्या लगा दो, 3 जीरो से ये 3 जीरो, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो। अब देखो ऊपर बचे 85, नीचे बचे 10, 85 में 10 से भाग देंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 8.5। ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो जन्म दर क्या होगी यहाँ पर, 8.5, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। देखो क्या बोला कि 8 लगातार पूर्ण संख्या है, 8 लगातार पूर्णांक संख्या जिनका औसत है 23/2। कितना है औसत, 23/2। अब जैसे मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जो 8 है औसत कैसे होता है, लगातार संख्या है तो इनके बीचों बीच, अब देखो इनको बीचों बीच कौन आ रहा है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 4 और 5 के बीचों बीच क्या आएगा आपके, क्या आएगा, 23.5 मतलब 11.5 कितना आएगा। और अपने 4 और 5 के बीच में क्या आता है, 4.5, मतलब ये 5.5 को क्या बता रहा है, 11.5। तो इधर से कम 4, तो 11 से कम कितना होगा, 11.5 से कम, ये तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8। इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को निकालना पड़ता। अगर आगे की पूछे तो आगे की, इसने बोला प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत, प्रथम 3 पूर्णांक 8 9 10, 8 9 10 औसत कैसे निकालते, तीनों को जोड़ो और 3 का भाग लगा दो, 10 8 18, 18 9 27, 27/3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 9। और वैसे देखा जाए 8 9 10 के बीचों बीच कौन आता है आपके, 9, तो 9 भी आपके राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो अपन बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया, 150 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से, अब चट्टान है जो जमीन से 150 मीटर की ऊंचाई पर है, इसके दो नावों का अवनमन कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री। नावों के मध्य दूरी बतानी है आपको कुछ, और ये कहा है कि नावें विपरीत दिशा में, नावें किस दिशा में है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा मतलब इसको कैसे लेंगे, सबसे पहले तो अपन बात करें चट्टान की, मतलब ये आपके जमीन का लेवल है, किसका लेवल है, जमीन से 150 मीटर ऊंची, कितनी मीटर ऊंची चट्टान है। यहां से एक तरफ नाव और एक तरफ इधर नाव है, मतलब एक नाव तो यहां है कोई और एक नाव कोई यहां है, दोनों की बात करिए। अब देखो अवनमन कोण बताया 30 और 60, 30 और 60। अब देखो ये कैसे होता है, अवनमन कोण होता है जब मैं ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हूं, ना कि नीचे से, अगर नीचे से ऊपर देख रहा हूं तो वो तो हो जाए उन्नयन कोण, अगर ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो वो हो जाता है आपके अवनमन कोण। तो इसका मतलब ये इसका लेवल होगा, यहां से मैं कहां देख रहा हूं, नीचे देख रहा हूं, तो ये जो कोण है ये है 60 डिग्री, कितना डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसी प्रकार इधर देखो, इधर अवनमन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपको पूछा कि दोनों के बीच में दूरी बताओ, अब इसको अपन नाम दे देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब देखो आपको लंब दिया और ये आधार ज्ञात करना, थीटा दे रखा, लंब और आधार में संबंध होता है टेन का, किसका होता है टेन। तो यहां अपन इधर भी टेन लगा देंगे और इधर भी टेन लगा देंगे, तो कैसे करेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर, और यहां क्या लंब बटा आधार, टेन का फॉर्मूला था लंब बटा आधार, लंब कितना 150, कितना है, आधार क्या है दिया नहीं है आपको, तो एसी बता दो, क्या बता दो। अब देखो टेन 30 क्या होता है 1/√3 बराबर 150/AC। तो यहां से क्या करो आप, AC तो यहां जाएगा, √3 यहां आएगा, तो आप बोल दोगे 150√3। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये दूरी 150√3 है। अब मैं बात करता हूं इधर वाले त्रिभुज की, क्या करेंगे अपन, tan 60 बराबर 150 बटा, इधर आधार कितना है BC या CB, कुछ भी बोल दो आप, BC, tan 60 होता है √3, कितना होता है 150 बटा BC, BC जाएगा यहां पर
BC बराबर हो जाएगा 150 बटा √3। अब देखो क्या करते हैं अपन, अगर मैं ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं, तो यहाँ नीचे तो क्या बन गया 3 बन गए, 3 का बार 150 में कितनी बार जाएगा 50 बार, और ऊपर क्या बच गया √3। आपको पूछा कुल दूरी बताओ, देखो ये दूरी तो आई 150 √3 और इधर वाली कितनी आई 50 √3, दोनों को आप जोड़ोगे तो 50 और 150 कितना आ जाएगा 200 √3, 200 √3, 200 √3 किस में आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो आप आराम से बता सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है एकदम सिंपल है, ये आप क्लास के 9th में आप पढ़ लो। एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक त्रिभुज है जिसके दो शीर्ष समस्त भुजाओं पर डाले गए लंब समान है, तो बताना कि वो त्रिभुज कैसा है। मैं इसका डायग्राम बना के बताता हूँ ये त्रिभुज की आकृति कैसे बनेगी। देखो ये एक त्रिभुज है, इस पॉइंट से आपने इस तरफ लंब डाला है और इस पॉइंट से आपने इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई। अब देखो कभी भी ध्यान रखना, जो भी त्रिभुज बन रहा है यहां से इस पे ये लंब बराबर हो रहा है, एक तो ये लंब और इधर कौन सा लंब बन रहा है ये लंब है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो, अगर तीनों लंब होते हैं ऐसे, अगर तीनों लंब बराबर हो गए तो समबाहु, अगर कोई दो लंब बराबर हो रहे हैं जैसे ये लंब इसके बराबर हो रहा है तो दो है तो समद्विबाहु, क्या बोलेंगे इसको समद्विबाहु, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके समद्विबाहु। अगर तीनों होते हैं तो अपन समबाहु पे आंसर करते हैं। आई बात समझ में। अब बात करेंगे अपन अगले क्वेश्चन की। देखो 772641, इसका आपको रूट निकालना है। क्या निकालना है आपको रूट निकालना है। इसका रूट सीधा सीधा है, आप लोग ऑप्शन से कर सकते हो कि ऑप्शन से क्या हो सकता है आपके, तो मेरे हिसाब से आप इसको थोड़ा सा गुणा करके देख लेना कि लास्ट के 2 डिजिट कर लो, केवल क्या कर लो लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट में आ जाएगा आपके 879, क्योंकि ये गुणा करोगे ना पता चल जाएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन होता है इतना कोई हार्ड नहीं होता ना। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया आपको, यहां बोला कि जो x प्लस ए इसका एक गुणनखंड है, क्या है x प्लस ए इसका गुणनखंड है, तो पूछा है कि n का मान क्या होना चाहिए। भाई n का मान कोई भी हो चलेगा, या केवल अभाज्य होना चाहिए, या सम होना चाहिए, या विषम होना चाहिए। अब देखो इसका अपन पता कैसे करते हैं, कभी भी ध्यान रखना अगर x प्लस ए का भाग इसमें जाता है तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि x प्लस ए बराबर क्या होना चाहिए 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -a, क्या हो जाएगा, तो x का मान मुझे क्या रखना चाहिए माइनस से रखना चाहिए, तो इसमें मैं रखूंगा जैसे आपको fx दे रखा है x की घात n प्लस a की घात n, तो यहां पर x की जगह क्या रख दूं मैं माइनस है। अब यहां देखो जब भी मान रखते हैं गुणनखंड होने का मतलब होता है पूरा पूरा भाग जाना, तो इसका मैं मान रखूं तो लास्ट में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0। तो अब यह x की जगह क्या रख दूं मैं -a की घात n प्लस a की घात n। अब यहां देखो कभी भी ध्यान रखना ये बात कब सिद्ध होती है, ये बात तब सिद्ध होती है अगर मान लो मैंने n सम ले लिया, क्या ले लिया सम, तो माइनस की घात को, माइनस की अगर कोई चीज है उसके घात सम है तो वो भी प्लस प्लस आगे जाके जुड़ जाएगा। अगर मैं विषम लूं, क्या लूं विषम लूं, तो ये तो होगा माइनस, ये होगा प्लस, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ये तो आएगी माइनस में आएगी प्लस, दोनों कट कटा के क्या बन जाएगी 0। तो कहने का मतलब यहाँ ये बात तभी सिद्ध होगी जब ये विषम मानो, क्या मानो विषम। अगर दोनों सम ले लिए तो ये भी प्लस ये भी प्लस जुड़ के कुछ बड़ी संख्या बन जाएगी, लेकिन पूरा पूरा कटना चाहिए तो ये माइनस का बनना चाहिए, ये किसका होना चाहिए प्लस का, तो इसका मतलब ये n का मान विषम होना चाहिए, क्या होना चाहिए विषम। कैसे, जैसे मान लो यहाँ -1 है और इधर क्या है 1 है, अब इसकी घात अगर मैं मान लो 3 ले लिया मैंने, क्या ले लिया 3, तो -1 की घात 3 कितना होता है -1, और 1 की घात 3 क्या होता है प्लस का 1, दोनों कट कटाए क्या बन जाएगी 0। अगर मैं यहाँ प्लस ले लूँ माइनस का 1 की घात 2 और 1 की घात 2, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये प्लस का 1, तो क्या बन गया 2, तो इसका मतलब 0 नहीं बन रहा है, यहाँ 0 बन रहा है, तो ये 3 क्या है विषम है, क्या है ये,
तो कहने का मतलब अपने संख्या कैसी होनी चाहिए, n विषम होनी चाहिए। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, पूछा है इसका व्यास बताओ। देखो शंकु का आयतन का सूत्र लगाना सीधा सीधा, तो आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना दिया है, 16 पाई। कितना दिया है, 1/3 पाई। देखो व्यास पूछा है, इसका मतलब त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तो आर तो अपने को दे नहीं रखा, एच कितना दे रखा है आपको, 12। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 12 कितनी बार जाएंगे, 4 बार, और 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 4। इसका मतलब 4 बराबर आ गया आपके आर स्क्वायर। कितना आ गया, आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर 4 हो गया, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, इसका मतलब आपको ये पता चला कि त्रिज्या कितनी है, 2। तो व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगुना। क्या होता है, दुगुना। दुगुना कितना हो जाएगा, 2 का दुगुना 4। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपके 4। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, चुटकियों में आप सोल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा ध्यान रखना कि वस्तुओं की संख्या बराबर रख लो। आप क्या कर लो, वस्तुओं की संख्या बराबर रख लो। इसमें कोई ट्रिक व्रिक कुछ भी मत समझो, आप ये सोचो कि वस्तुओं की संख्या बराबर होती है तो हमें प्रॉफिट। अब जैसे मान लो आप एक जगह से कुछ अलग रेट पर खरीद रहे हो, एक जगह से अलग रेट पर खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो वस्तु की संख्या बराबर होती है तो आपको प्रॉफिट या लॉस पता करने में सुविधा रहती है। तो इसको एक बार समझना अपने को। पहला केस क्या बोला, क्रय मूल्य, और दूसरा केस क्या है, विक्रय मूल्य। पहले में देखो वस्तु कितनी है भाई, वस्तु है 11 और मूल्य कितना लग रहा है, 10। दूसरे में देखो वस्तु कितनी है, 10, मूल्य कितना है, 11। हमेशा ध्यान रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लो बस। अब इस 11 को तो किससे गुणा करना चाहिए मुझे, 10 से, तो 10 को किससे गुणा करना चाहिए, 11 से। 10 को 11 से गुणा करा तो 110, और 10 ढाई 100, 11 ढाई 110, 11 इंटू 11 121। अब यूं समझ लो भाई 110 वस्तुओं का कोई एक पैकेट है। क्या है, 110 वस्तुओं का पैकेट है। वो कितने में खरीदा अपन ने, 100 में, और बेच कितने में रहे अपन, सॉरी 121 से बेच कितने में रहे अपन, 121 में। अब 100 की चीज 121 से बेच रहे हो, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 21 का। किस पे हो रहा है, 100 पे, इंटू 100 काटोगे कितना आ जाएगा, 21% लाभ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर लाभ तो 100% हो गया होगा, लेकिन कितना होगा, 21%। तो यह आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखो अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको कोस थीटा दिया है, टेन थीटा पूछा है। अब पहले देखो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए, त्रिभुज का, और पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले मैं ट्राइंगल बना देता हूँ ना, ऐसे करके। देखो आपको दिया है कोस थीटा बराबर a बटा बी। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण। आधार क्या होना चाहिए, ये a है आधार, क्या है आधार होगा a, कर्ण कितना होना चाहिए आपके b। अब देखो आपको पूछा टेन, पूछा क्या पूछा है, टेन। तो टेन में देखो लंब बटा आधार होता है, नहीं होता, लंब कुछ भी आएगा लेकिन आधार में क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए। अब आधार में ए किस में नहीं आ रहा, या किस में आ रहा है, वही आंसर। आधार में ए किस में आ रहा है, केवल एक में आ रहा, बाकी में आ ही नहीं रहा। तो ये तो अपन देखते बता सकते। दूसरा तरीका, जब कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब कैसे ज्ञात करना, इसके स्क्वायर में से ये स्क्वायर घटा लो, तो क्या करोगे, हो जाएंगे अपन बी का स्क्वायर माइनस बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो लंब हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो क्या लग जाएगा इधर, ये आ गया लंब। अब आपको चाहिए टेन थीटा। क्या चाहिए आपको, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब की जगह क्या लिखूंगा मैं, ये चीज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और आधार में क्या लिखेंगे यहाँ पर ए। अब देखो केवल पहले में इमेज का रहा है, तो अपने यही चीज जज कर ली थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस तरीका आना चाहिए, आप आराम से किसी को जल्दी जल्दी सोल्व कर लोगे। अब देखो ए और बी की मासिक आय दे रखी है, दोनों देखो 600-600 रुपये बचाते हैं, उनके द्वारा वे बताया, तो बोला कि बी की मासिक आय बताओ। तो सबसे पहले अपन करेंगे अपन
आई 4:3, कौन कौन की, ए की और बी की। फिर क्या बोला है ये, व्यय, व्यय कितना है 3:2, ये जानकारी दी है। दोनों देखो 600 रुपए बचा रहे हैं, तो इसका मतलब ये रुपए खर्च कर रहे हैं। अब देखो ये भी 600 हो रहे, ये भी, जो 4 से 3 हो गए मतलब 1 का फर्क आया, 3 से 2 आए इसका मतलब 1 का फर्क आया। तो यहाँ पे फर्क कितने का आ रहा है, 1 का। यहाँ पे फर्क कितने का आ रहा है, 1 का, मतलब कितना है 600 रुपए, जो क्या है आपके बचत है। कितना है, इधर भी बचत आ रही है। तो इसका मतलब पूछा आपको कि बी की आय बताओ, 1 का मान 600 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, इंटू 600 कर लो भाई। 3 के मान में क्या करोगे, 3 को 600 से गुणा कर दो, तो 6 कितने हो जाएंगे 1800 रुपए, कितना हो जाएगा। और आप आराम से इसको सोल्व करके बता सकते हैं। अब देखो, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है, एक 16 और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के परिधि एक वृत्त खींचा गया है, तो बताना है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यूं समझ लो, डायग्राम बना लेते पहले अपन। एक वृत्त खींचा गया आपके ये, ठीक है ना। अब देखो ये तो दिया आपके 12 और ये दिया आपके 16। अब देखो कभी भी अगर आयत के चारों ओर वृत्त खींच रहे हैं तो वो उसका जो केंद्र है ना इस विकर्ण पे होगा। किस पे होगा, केंद्र इस पे विकर्ण पे होगा। अब आपको पूछा इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या ज्ञात करना होता है, त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, और त्रिज्या क्या होगी, इसके विकर्ण की आधी क्या होगी। क्यों, क्योंकि यहां से ये नाप चल रहा है, तो जो विकर्ण आएगी उसका आधा कर दो। क्या कर दो, आधा। कैसे करेंगे अपन, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे अपन, इसका देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का तो हो जाएगा 144, क्या हो जाएगा 144। 16 का हो जाएगा 256। दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके 400। 400 का रूट कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये जो चीज है ये पूरी कितनी आई 20, तो ये कितनी कितनी हो जाएगी 10-10, कितनी हो जाएगी 10-10। इसका मतलब आप कह सकते हो यहां से कि r बराबर कितना हो जाएगा 10 सेमी, कितनी हो जाएगी 10 सेमी। आपसे पूछा है इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब देखो आंसर में पाई है, क्या है सब में, तो पाई का मान तो रखना नहीं है, पाई को तो पाई रखो। r अपने कितनी आई 10 आई, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 100 पाई। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 100 सेमी स्क्वायर, जो आपके ऑप्शन नंबर बी। तो यह आपके आंसर हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। देखो 101 का घनफल चाहिए। क्या चाहिए आपको, 101 का घनफल चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं अपन। अब देखो का क्यूब करना है। अब इसको मैं अपने तरीके से बता रहा हूं कि एक रेख कितना होता है 2। मैंने क्या करा, दोनों को जोड़ा, एक रेख 2, 2 का क्यूब कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8। मतलब अंकों का योग 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 8। देखो 2 2 4 2 6 आया, नहीं होगा। 3 3 6 2 8, 4 4 8 2 10, नहीं होगा। 5 5 10 तो 12, नहीं होगा। तो आपको सीधा सीधा पता पड़ रहा है। ऐसे इसके बारे में अपन कभी डिस्कस करेंगे कि ये मेथड कैसे काम करता है। आई बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन एकदम इजी है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बोला है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र होता है आपके √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है। अब देखो क्या दे रखा है, ये 25√3 दे दिया। क्या दे दिया, ये 25√3। अब देखो √3 से √3, तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर, ये 4 कहाँ जाएगा, इधर गुणा में आ जाएगा, 25 चौक 100। तो यहां से आप कहोगे भुजा बराबर क्या होगी 100 का मैं रूट निकालो। क्या निकालो मैं, रूट कितना हो जाएगा 10 सेमी, कितना आएगा।
अब देखो आपसे पूछा क्या, इसका परिमाप बताओ। क्या बताओ इसका परिमाप। देखो त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है, एक भुजा है 10 सेमी, तो परिमाप की जगह 10 10 10 ऐसे। परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा मतलब 30 सेमी। कितना आ जाएगा 30 सेमी, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ये भी देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो अगले वाले में देगा रूट log x बराबर 1/6, बताना कि x की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को देखो अपन सोल्व करते हैं। log देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए। अब देखो एक काम करो, मैं यहाँ एक लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, 1/6 को मैं 1 से गुणा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब देखो इस log का ये बेस है 27, आधार है, तो इसका मतलब एक कब होता है, जब ऐसी स्थिति हो तो log का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1। तो मैं क्या करता हूँ 1/6 log। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये जो 27 है ये कहाँ चल जाएंगे, इसकी घात बन जाएगी। क्या बन जाएंगे इसकी 27, इसकी घात हो जाएगा 1/6। इधर में देखूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा कैसे लिख दो इसको। अब देखो दोनों तरफ log 27 बन गया। अब आप कंपैरिजन कर लो, दो तुलना कर दो, तो यहाँ x है या 27 की घात कितनी है 1/6। x बराबर 27 की घात 1/6। अब देखो 27 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब आप कह सकते हो 3 की घात 3। कभी भी देखना जब घात पे घात होती है तो घात एक गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है 3/6। तो इसका मतलब 3 की घात कितने हो जाएंगे 1/2, और 1/2 घात को बोलते हैं अपन रूट लगाना। क्या लगाना रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा √3। तो √3 कौन सा है आपके ऑप्शन नंबर ए। ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा इन चीजों को। आगे देखो चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन है जो 15 साल में दुगुना हो गया, पूछा 8 गुना कब होगा। अब आप यूं समझो कि आपने 1 रुपए लिया, कितना लिया, वो बन गया 2 रुपए, कितने साल में 15 वर्ष में। कितने में 15 साल में दुगुना हो गया। अगर आप सोचो मैं 15 साल और टाइम दे दूं तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, क्योंकि मुझे कहां पर आना 8 पे आना, कहां पर आना 8 पे। अब देखो वापस 15 साल और दे दूं तो कितना आ जाएगा, फिर 4 का डबल कितना हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। भाई 15 साल में तो दुगनी हो ही रही, 8 गुना तो 15 साल के कितने टर्म लग रहे हैं, 3 टर्म लग रही, 15 15 30 15 45। तो आपका आंसर क्या हो जाएगी, आराम से कर सकते हो ना, 45 साल में 3 गुने जाए। कोई आपको शॉर्ट ट्रिक कोई कुछ नहीं, आप सिंपल बता सकते हो इसको। अब देखो ये क्वेश्चन है ऐसा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको अपन सोल्व करेंगे क्लास 10th के मेथड से करेंगे। अपन कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले मैं ले लेता हूं इनके मार्क्स के, मैं ग्रुप बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं ग्रुप, अंक। देखो पहला मैं ले लेता हूं 0 से, सॉरी हाँ, मैं ले लेता हूं आपके 0 से 10 किसके आ रहे हैं, 10 से 20, 20 से 30 नंबर किसके आ रहे हैं, 30 से 40 नंबर कितने आ रहे हैं, 40 से 50, 50 से 60। अब देखो 0 से 10 अंक, 0 से 10 अंक मतलब यहां तक कितने बंदे बन रहे हैं 10, सॉरी 0 से 10 तक अगर मैं लूंगा तो यहां तक आएगा ना, ऐसे पूरा नहीं आएगा। एक मिनट, 0 से मुझे 10 तक लेना है, तो यहां कहां कट रहा है, यहां कट रहा है। तो पहले ग्रुप में कितने बच्चे हो गए, तो यहां लिख दो आप विद्यार्थी। क्या लिख दो आप, फिर देखो 10 से 20 में कितने आ रहे हैं,
10 से 20 में यहाँ हो रहे हैं, ये चीज आ रही है ना ये। तो देखो यहाँ तक 5 थे, यहाँ तक फिर 5 हो गए। अब 20 से 30, 20 से 30, 30 का आएगा आपका यहाँ आएगा, है ना। तो ये आएगा लगभग लगभग यूं। तो ये लगभग लगभग अपन मानेंगे भाई यहाँ 10 बच्चे, कितने बच्चे। फिर 30 से 40, 30 से 40 वाले में देखो यहाँ पर कहाँ जा रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा हल्का सा। तो ये वही लगभग लगभग 10 का गैप हो जाएगा। आगे फिर आपके यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वही 10 का गैप हो जाएगा। तो लगभग लगभग ये 40 के लमसम चलेंगे अपने। तो ये भी 10 और ये भी 10। अब देखो ये तो ओके विद्यार्थी। अब अपने इनका निकालते हैं CF। क्या निकालते हैं इनका CF। CF क्या होता है, 5 के तो 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50। अब देखो इसकी माध्यिका निकालनी है आपको। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले आप करो n/2। कितना n कितने बंदे हैं आपके, 50। कितने हैं, 50/2 बराबर कितना हो गया, 25। कितना हो जाएगा, 25। तो देखो 25 कब आता है, कौन सी रेंज में आता है, मतलब 25 होगा 20 के बाद। किसके बाद, 20 के बाद। तो 20 के बाद आपको मतलब इस ग्रुप में चलना है। किस ग्रुप में चलना है आपको, तो यहां से आपको लेना L। L तो हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा L, 30। फिर देखो आपको चाहिए F, तो ये हो जाएगा आपके F, ठीक है। फिर आपको चाहिए, क्या चाहिए, CF। ये हो जाएगा आपके CF। फिर दोनों में गैप कितने का, 10 का। ये हो जाएगा आपके क्या बोलते हैं H। क्या हो जाएगा ये H। तो यहाँ से L हो गया 30, H हो गया 10, फिर देखो F हो गया 10, CF हो गया 20। सॉरी देखो F अपन इसको लेते हैं ना, हमेशा इसको लेते हैं। अब देखो अपन इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ लगा दो आप L प्लस। अब देखो L कितना आपके पास, 30। कितना है, 30। n/2 50/2 कितना आ गया, 25 माइनस CF। CF कितना आपके पास, 20। F कितना आपके पास, 10 और H कितना है, 10। 10 से 10 कटेंगे, 30 प्लस 25 में से 20 गए तो कितने बचे, 5। कितना आ जाएगा, 35। 35 किस में आ रहा है आपके आंसर, ये। तो ये देखो क्लास 10th में है, पर इतना डीप क्वेश्चन नहीं है वहां पर। तो ऐसे करके अपने पूरे आपने 19 के 19 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा मैंने। एक एक क्वेश्चन आप आराम से देखना, और जो भी आपको लगे सुझाव तो आप देना, ताकि हम आगे उन चीज़ों को लगातार थोड़ा थोड़ा बदलाव करते रहें। धन्यवाद। और एक बार फिर हम बात करेंगे कल नेक्स्ट इसी के 3rd पार्ट में। तो तब तक आप इंतजार करें और इसको ढंग से देखें और हमें अपनी तरफ से सुझाव दें। धन्यवाद। जय हिंद।